दिल्ली में मुख्यमंत्री धामी की ताबड़तोड़ रैली जारी। उत्तम नगर में पार्टी प्रत्याशी पवन शर्मा के लिए जनसभा को किया संबोधित। गिनाई उपलब्धियां, केजरीवाल पर निकाली भड़ास। उत्तरकाशी में चिन्याली सौड़ विकासखंड के जसपुर गांव में 20 दिनों से धरना जारी। 10 दिन पहले बनी सड़क का डामरीकरण की मांग, विधायक को भी सुनाई खरी खोटी। चार मई को सुबह 6 बजे खुलेंगे श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट। बसंत पंचमी पर नरेंद्र नगर राजमहल में राजा महाराजा मंजूजेंद्र शाह की जन्मपत्री देख तिथि हुई घोषित। बसंत पंचमी में हरिद्वार में श्रद्धालुओं की दिखी भारी भीड़। हजारों लोगों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बसंत पंचमी के पावन पर्व पर। नरेंद्र नगर राजमहल में महाराजा मनुजेंद्र शाह की जन्मपत्री देखकर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि घोषित कर दी गई है। बता दें कि राज पुरोहित कृष्ण प्रसाद उनियाल ने बताया है कि राजमहल महाराजा की लगन पत्रिका देखकर शुभ मुहूर्त निकाला गया है, जिसके अनुसार 4 मई सुबह 6 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। या तो सरकार करेंगी। मेरी तैयारी तो सिर्फ तेल देना है, वो मैं 22 तारीख अप्रैल को हम लोग सब तैयार करेंगे। और कपाट खोलने का जो मुहूर्त निकला है इस साल 2025 में, वो 4 मई को निकला है और 6 बजे सुबह। और मैं सारे समस्त देशवासियों को उनकी यात्रा की मैं शुभकामनाएं बताता हूँ, और उनकी यात्रा सुखद और सफल हो। गाड़ू घड़ा की देल 22 अप्रैल को है, यहाँ नरेंद्र नगर में होगा। पहले तो सभी लोगों को, पूरे देशवासियों को, विश्ववासियों को मैं बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। और इसके साथ ही बताना चाहूँगा कि आज महाराज मनुजेंद्र शाह जी की जन्मपत्री को देखकर उनकी चंद्र शुद्धि के आधार पर भगवान बद्री विशाल के कपाटोद्घाटन का दिन तय हुआ है, मुहूर्त तय हुआ है। वह है मई माह में 4 मई 2025 को प्रातः मेघ लग्न में, यानी कि 4 बजे से 6 बजे तक मेघ लग्न होगा। पूजा शुरू हो जाएगी और 6 बजे भगवान बद्री विशाल के कपाट आम दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे। उसके अलावा 22 अप्रैल को पूर्व में जो अभी आपने गाडू घड़ा देखा होगा, जो डिमरी समुदाय के लोग यहाँ पर लाते हैं, उस गाडू घड़ा के लिए तिलों के तेल का यहाँ पर पिरोई की जाएगी, जो कि महारानी साहिबा की देख रेख में सुहागवंती स्त्रियाँ 22 अप्रैल को इस महल में आकर के तिलों का तेल निकालेंगी और वही तेल भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए बद्री विशाल ले जाया जाएगा। और संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बसंत पंचमी का आज दिन भी है और इसी दिन अक्सर ये देखा जाता है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि घोषित हो जाती है। आज तिथि भी घोषित हो गई है, किस रूप में अब इसको देखा भी जा रहा है? जी देखिए, भगवान बद्री विशाल के श्री कपाट खोलने और बंद करने की प्रक्रिया जो अनादिकाल से चल रही है, वैदिक प्रक्रिया, बिल्कुल अनूठी प्रक्रिया होती है 4 धामों में श्री बद्रीनाथ धाम की। और कपाट बंद होने के दिन भी आपने देखा होगा कि 5 पूजाओं का दौर शुरू होता है। 5 दिनों तक विशेष पूजाएं होती है, उसके बाद जो है श्री कपाट बंद होते हैं शीतकाल के लिए। ठीक इसी तरह श्री कपाट खोलने के लिए भी जो वैदिक परंपराएं चलती है श्री टिहरी राज दरबार से, जो अभी नरेंद्र नगर में है, तो आज बसंत पंचमी के दिन जो टिहरी के जो राज पुरोहित हैं उनकी उपस्थिति में ये जो धार्मिक कार्यक्रम वहाँ पे आयोजित हुआ। उसके बाद ये तिथि जो अभी निकली हुई है, तो उसको लेकर के पूरा जो उत्तराखंड जो तीर्थ पुरोहित और पंडित समाज और जितना भी सनातन धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, सब में खुशी का माहौल है। और आज बसंत पंचमी का त्योहार उत्तराखंड में है, तो इसके साथ ही भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद आज सबको मिला है। और घर घर में आज श्री बद्री विशाल जी की पूजा की जाती है। इसकी खुशी में पांडुकेश्वर से लेकर के टिहरी दरबार तक जो है आज उत्सव का माहौल है। और देखिए, जो उत्तराखंड का जो तीर्थाटन पर्यटन जो कारोबार है, पूरा जो रीढ़ जो है 4 धाम यात्रा पर टिकी रहती है, तो
अब जबकि 30 अप्रैल से जो ये फिर एक बार जो ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, तो लिहाजा इसको जो है एक शुभ संकेत माना जा रहा है कि इस बार जिस तरह से मौसम बिल्कुल जो अभी खुशगवार है, तो लिहाजा बद्रीनाथ में जो बीकेटीसी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है, पूरी तैयारियां अब से शुरू करने लग जाएगी। और इसी तरह भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने की जो तिथि की घोषणा है, इसी तरह जो शिवरात्रि को ऊखीमठ में तय की जाएगी। और इसी तरह जो पंच केदार है, जो इनकी कपाट खुलने की भी प्रक्रिया का जो तिथि क्रम है वो आज से शुरू हो गया है। आपको बता दूं कि जो भगवान रुद्रनाथ हैं, रुद्र हिमालय में चमोली जनपद में, उनके कपाट खुलने की भी आज तिथि जो गोपीनाथ मंदिर है वहां से इसकी तिथि जो है घोषणा कर दी गई है। 18 मई को इनके भी कपाट खुलने, तो इसी तरह जो है पंच केदार और चार धाम के कपाट खुलने का जो तिथि क्रम है वो आज से शुरू हो गया है। और बड़ा खुशनुमा माहौल है और आज जो है बिल्कुल उत्सव का माहौल जो है पूरे उत्तराखंड में नजर आ रहा है। जी संजय, ऐसे में क्या माने कितना उत्साहित है वो लोग, जो अक्सर ये देखा भी जाता है कि चार धाम के कपाट खुलने की तिथि के इंतज़ार में भी रहते हैं कि कब खुलेंगे और कब हम आएंगे, क्योंकि ठीक है शीतकालीन यात्रा तो चल ही रही है, लेकिन ग्रीष्मकालीन यात्रा का अपना एक अलग महत्व भी है और ऐसे में लोग जाते हैं बद्रीनाथ तक दर्शन करने के लिए। तो क्या माना जा रहा है कितना उत्साहित वो हुए हैं और इसको लेकर फिर प्रशासन के इस बार के क्या कुछ दावे रहने वाले हैं? जी देखिए, जहाँ तक जो ये चारधाम यात्रा की बात करें, तो जिस तरह अभी प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है वो प्रति 12 वर्ष में और 144 सालों के बाद जो है आ रहा है, लेकिन जो उत्तराखंड के जो तीर्थ है, जो चारधाम यात्रा है, वो प्रति जो 6 माह की जो ग्रीष्मकालीन यात्रा होती है, तो वो अपने आप में एक जो तीर्थाटन और जो धार्मिक पर्यटन का महाकुंभ है, इसे महाकुंभ भी कहा जाएगा। ये महाकुंभ में जो हरिद्वार से लेकर के पूरे चारधाम तक पूरा जो तीर्थाटन और पर्यटन कारोबार और जो धार्मिक पर्यटन कारोबार है, उससे जुड़े लाखों करोड़ों जो लोग हैं, उनके लिए एक आजीविका का साधन होता है, एक जो बेहतर साधन जो है ये बन जाता है बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री। तो साथ ही साथ लोग जो है इस आज के दिन के लिए जो है बिल्कुल इंतजार करते रहते हैं कि क्योंकि उनकी जो आजीविका जो है इस व्यवसाय से, इस धार्मिक पर्यटन कारोबार से जुड़ी रहती है। तो लिहाजा ये जो आज शुरुआत हुई है, ये अपने आप में अच्छी शुरुआत है और उत्तराखंड के जो जितने भी धार्मिक पर्यटन से जुड़े लोग हैं, उनमें आज बड़ा खुशी का माहौल नजर आ रहा है। और साथ ही जो प्रशासन है, मंदिर समिति है, वो आज से जो चारधाम यात्रा की तैयारियों में पूरी तरह जुटने लगी है। जी बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर गोपीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पांचांग गणना के आधार पर भगवान रुद्रनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि तय कर ली गई है, जिसके तहत 18 मई को भगवान रुद्रनाथ मंदिर के कपाट यात्रा शीतकाल के लिए भी खोल दिए जाएंगे। और वहीं कपाट खुलने की प्रक्रियाओं के तहत भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह डोली को 14 मई को गर्भगृह से मंदिर परिसर में विराजमान किया जाएगा। उसके बाद 16 मई को भगवान रुद्रनाथ की डोली रुद्रनाथ मंदिर के लिए भी प्रस्थान करेगी और 18 मई को सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। कर्णप्रयाग में वन विभाग की तरफ से जंगलों को आग से बचाने और पर्यावरण संरक्षित के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए वन देवी जन जागरण देवरा यात्रा की शुरुआत हो गई है। इस यात्रा के माध्यम से प्रकृति को संस्कृति से जोड़ने और लोगों को वनों की सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयास भी किया जा रहा है। वही यात्रा के लंगासू और पोखरी पहुंचने पर ग्रामीणों ने भव्य स्वागत भी किया है। बता दें कि ये यात्रा चमोली जिले के 9 ब्लॉकों तक पहुंचेगी। ये जो वन देवी डोली यात्रा का प्रोग्राम अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग द्वारा चलाया जा रहा है, ये 30 तारीख से 5 तारीख तक चलेगा, जिसका समापन 7 तारीख को किया जाएगा, 7 फरवरी को, जो कि अग्नि सुरक्षा सप्ताह का हमारा आखिरी दिन है। तो इसीलिए हमने इस यात्रा को इस तरह प्लान किया है कि आखिरी दिन हम सभी जो इस यात्रा में इन्वॉल्व लोग हैं, सभी को हम सम्मानित करें। तो इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि लोगों की परंपरा और संस्कृति जिसको वो भूलते जा रहे हैं, तो उसको जंगलों के बचाव से जोड़ना।
लोग आजकल जंगलों में आग लगा रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, तो जिससे उनकी वहाँ वन देवी होती है तो वो प्रभावित होती है, उनका जो वास स्थल होता है उसको असर पड़ता है। तो हम लोगों को ये बताना चाहते हैं गांव-गांव जाके कि जो आप ये काम कर रहे हैं इससे आपके जंगल प्रभावित होते हैं, आपके जल स्रोत प्रभावित होते हैं। तो अगर जंगल बचाएंगे तो वो उतना ही उसका फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा। तो वन विभाग आपका इसमें पूरा सहयोग देगा। बसंत पंचमी के पर्व पर हरिद्वार के हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है। दूर दूर से श्रद्धालु मां गंगा में स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर सुबह 4 बजे से श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं। बता दें कि बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन गंगा में स्नान का विशेष महत्व भी है। आज ही के दिन पीली वस्तुएं दान की जाती हैं और माना जाता है कि गंगा में स्नान कर मां सरस्वती की आराधना करने से बुद्धि, बल और प्रतिभा बढ़ती है। वहीं श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने भी विशेष इंतजाम किए हैं। मेरा नाम निशा है। कहाँ से आए हम लोग दिल्ली से आए हैं। आपने स्नान किया है आज? हाँ, हम लोग बसंत पंचमी के अवसर पर हम लोगों ने स्नान किया है और पानी तो खैर ठंडा है बहुत ठंड, लेकिन फिर भी हम लोगों ने स्नान किया है। आज बसंत पंचमी का अवसर है इसलिए नहाना जरूरी है। बच्चों के साथ आए हैं, बच्चे भी आए हैं हमारे नहाने के लिए। बसंत पंचमी का बहुत महत्व है। वैसे तो हम प्रयागराज जाना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ का भी बहुत अपना ही महत्व है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। क्योंकि देवप्रयाग से जो अपना नदी आती है और अपना ये गंगा नदी है, इसका अपना महत्व है, इसीलिए हम सब परिवार आए हैं। हमारा बच्चा भी आया। पहले हम आरती देखेंगे, उसके बाद हम मोड़ा में 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत योगासन प्रतियोगिता का आगाज हो गया है। प्रतिभागी योगासन की विविधि कलाओं का प्रदर्शन करते हुए नजर आए। हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम अल्मोड़ा में योगासन की आर्टिस्टिक पुरुष युगल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ को गोल्ड मेडल और उत्तराखंड को सिल्वर मेडल, साथ ही हरियाणा को कांस्य पदक भी प्राप्त हुआ है। इस वर्ग की प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के लिए प्रभाकर सिंह और प्रकाश कुमार साहू ने प्रतिभाग किया, जबकि उत्तराखंड के लिए अजय वर्मा और हर्षित ने प्रतिभाग किया। इसी तरह हरियाणा के लिए कमल और अभिषेक ने प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है। वहीं सभी विजेताओं को जिला अधिकारी आलोक कुमार पांडे ने पदक से सम्मानित भी किया है। फीलिंग बहुत अच्छी है। प्रैक्टिस तो गोल्ड मेडल मैच की थी और फाइट बहुत अच्छी थी। मैच करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी गोल्ड मेडल हरियाणा टीम को रिप्रेजेंट करा हमने, रेड टीम के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट गोल्ड के लिए तैयारी पूरी पक्की तैयारी है हमारी। जो नेक्स्ट इवेंट अभी 3 तारीख को ना डिस्ट्रिक्ट ग्रुप के लिए पूरी गोल्ड की दावेदारी। उत्तराखंड संस्कृति साहित्य और कला परिषद की राज्य मंत्री मधु भट्ट ने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में कई सवालों के जवाब दिए। पीएम मोदी के शीतकालीन यात्रा में शामिल होने से लेकर यूसीसी तक उन्होंने सवालों का जवाब भी दिया है। बातचीत में उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी की सरकार में राज्य का तेजी से विकास हो रहा है। राज्य मंत्री मधु भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, जिस तरह से राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है उत्तराखंड में, किस रूप में आप इसको देख भी रहे हैं और क्या लग रहा है, कितना आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा मैसेज जाने वाला है, या फिर उत्तराखंड के बच्चे किस तरह का परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं? नमस्कार, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि में जिस प्रकार से देवभूमि है, वीर भूमि है, खेल भूमि के नाम से भी उत्तराखंड जाना जाएगा और ऐतिहासिक पहल की गई है माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिस प्रकार से उनका एक भावनात्मक लगाव जो रहता है देवभूमि उत्तराखंड से रहता है, ये बहुत ये दर्शाता है कि वो तुरंत ही यहाँ पर आए और उन्होंने संबोधित किया और पूरी जो उत्तराखंड की जो हमारे जो युवा हैं उनके अंदर एक अलग सी एक उत्साह भरा, एक ऊर्जा भरी, और जिस प्रकार से खेलों को लेकर जो हमारे युवा हैं वो नौकरी में भी उनको आरक्षण मिलेगा, तो ये बहुत बड़ी एक पहल है। और मुझे लगता है कि यहाँ के जो युवा हैं, जैसे कि उन्होंने अभी देखा होगा अपने ओलंपिक में, अंतर्राष्ट्रीय जो खेल हैं, नेशनल गेम है, यहाँ उत्तराखंड के बच्चे जो हैं उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। तो आने वाले समय में ये बहुत उनका एक सुनहरा भविष्य मुझे अपने बच्चों में दिखाई देता है। मैडम, जिस तरह शीतकालीन यात्रा भी जारी भी है और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्दी शीतकालीन भ्रमण पर भी, यात्रा पर भी आ सकते हैं, तो क्या लग रहा है किस तरह का मैसेज आप लोग देना चाहते हैं और प्रधानमंत्री के आने से कितना लाभ मिलता है उत्तराखंड को?
देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए देवभूमि है और देवभूमि में हमारे चारों धाम यहाँ पर हैं और चारों धामों में जो है, क्योंकि पहले भी जो होती थी शीतकालीन यात्राएं जो है वो प्रारंभ की गई, लेकिन देखिए यात्रा कभी समाप्त नहीं होती है, वो स्थान परिवर्तन होता है। जैसे श्री बद्रीनाथ में पूजा के बाद वहाँ पे नर नारायण पूजा जो होती है, अब पहले 6 महीने वहाँ पे जो है देवता पूजा करते हैं और 6 महीने वो हमारे मनुष्य वहाँ पे पूजा करने का एक विधान है। तो वो पांडुकेश्वर में और जोशीमठ में वो पूजाएं की जाती हैं। और अभी आप देखेंगे कि उसी प्रकार से अन्य जो स्थान है, ऊखी मठ केदारनाथ जी की पूजा यहाँ पे इसमें ऊखी मठ में की जाती है, गंगोत्री में पूजा मुखवा में की जाती है। इस प्रकार से डोलियाँ आती हैं, तो स्थान है क्योंकि उस समय की परिस्थितियाँ अलग थी, भौगोलिक परिस्थितियाँ। तो ये एक बहुत बड़ी एक पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विदेश में भी ये एक मैसेज आएगा कि भाई यात्राएं निरंतर चलती रहती हैं। तो ये बहुत अच्छा है, यहाँ की आर्थिकी के लिए बहुत बड़ा एक मुझे लगता है जो वहाँ के लोग रहते हैं उनके लिए एक आर्थिक रूप से भी वो संपन्न होंगे, और साथ में जो पूजाएं हैं वो निरंतर चलती रहेंगी। भगवान की जो पूजाएं हैं वो निरंतर क्योंकि चलती रही हैं और वो चलती रहेंगी, वो केवल ये है कि प्रचार प्रसार होगा उसका। तो एक बहुत अच्छा है, ये बहुत बड़ा संदेश है पूरे विश्व के लिए कि आप यहाँ आइए, उत्तराखंड देवभूमि में आइए और आप दर्शन करिए, दर्शनों का लाभ लीजिए भगवान का। मैडम यूसीसी आप लोगों ने लागू कर दिया, लेकिन उसको लेकर लगातार विपक्ष कटाक्ष करता हुआ भी नजर आ रहा है। हाल फिलहाल में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पोस्ट की और मुख्यमंत्री को यूसीसी बॉय बताया है उन्होंने। किस रूप में आप इसको देखते भी हैं, क्या कहेंगे कि क्या विपक्ष खुश नहीं है आपके यूसीसी से? देखिए विपक्ष को खुश करने के लिए और ना खुश करने के लिए इसमें कोई बात नहीं है। हम चाहते हैं पूरे जो उत्तराखंड का समुचित विकास हो, और उत्तराखंड को लेकर जो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो जनता के बीच में एक उन्होंने स्पष्ट पहले ही उन्होंने एक अपना संकल्प पत्र बनाया, कहा कि मैं जब यहाँ होगा तो मैं यूसीसी लागू करूँगा। तो उनके संकल्प पत्र में है और उन्होंने जो कहा है वो किया है। अगर आप कहेंगे कि उत्तराखंड में जो नकल विरोधी कानून था उन्होंने बनाया, सख्त धर्मांतरण कानून उन्होंने बनाया, और महिलाओं को 30% का क्षैतिज आरक्षण उन्होंने दिया। इसी प्रकार से उन्होंने यूसीसी लाने का जो उन्होंने संकल्प लिया था उन्होंने किया, और इसमें हमने ओपन कहा, हमारे चाहे वो विरोधी रहे हो, चाहे पक्ष रहा हो, विपक्ष रहा हो, चाहे सामान्य जनता रही हो, सामान्य वर्ग रहा हो, कोई भी रहा हो, सबके सुझाव हमने आमंत्रित किए और उनके सुझावों के आधार पर हमने ये तैयार किया, यूसीसी तैयार किया। और इसमें बहुत बड़े जो बहुत ही मैं कहूँगी एक्सपर्ट लोगों की टीम थी, इसमें जो कानूनविद रहे उन्होंने इसमें इसको बनाया है। जब जाके ये ड्राफ्ट तैयार हुआ, इसमें 2-3 साल जिसमें समय लगा है, काफ़ी समय लगा है, उसके बाद ये ड्राफ्ट तैयार हुआ। अब जब लागू कर दिया गया, अब आप उसके बाद उसमें राजनीति करो तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है। ये आप एक भटकाने का प्रयास कर रहे हैं जनता को, जबकि वो कानून में स्पष्ट लिखा हुआ है, हर तरीके से सहूलियत दी गई है। एक समान नागरिक संहिता जो क्योंकि जब संविधान बना था तभी इसको लागू किया जाना था, 70 साल लग गए इसको लागू करने में। तो आज पहला हमारे लिए गौरव की बात है कि उत्तराखंड पहला ऐसा देश का राज्य बना है जिसने यूसीसी लागू किया है। मैडम लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि लव जिहाद के मामले ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ऐसे क्यों बयान दे रहे हैं वो लोग? देखिए अपने समय में देखिए इसमें हमने स्पष्ट कहा है, जो कानून के दायरे में स्पष्ट किया, क्योंकि देखा आपने देखा होगा कि पहले कई ऐसे लिव इन रिलेशन में जो रहते थे, कई बार देखिए महिलाओं जो लड़की बच्चियां रहती हैं उन्हीं को इसका अधिकतर उन्हीं को इसमें मतलब मैं कहूँ कि जिस प्रकार से जो हत्याएं हुई या कई तरह के अपराध हुए, तो अब क्या है उसमें रोक लगेगी। अब इसमें क्या होगा, पंजीकरण होगा, तो पंजीकरण के आधार पर आपको पता रहेगा कि कौन है, किसके साथ रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं, तो इसमें एक कानून के दायरे में आ जाएंगे। तो जो पहले जो बच्चियों के साथ जिस प्रकार से जो कांड हुए हैं, जिसमें आपने देखा ही होगा जो ब्रीफ केस जैसा इतना बड़ा कांड जो हमारी जो श्रद्धा जैसी लड़की के साथ हुआ, अब वो सब रुकेंगे। अपराध को रोकने के लिए हम कानून के दायरे में इसको लेकर आए। तो अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं रह गई। सबको अपनी धर्म के अनुसार, अपने उसके अनुसार विवाह करने की पूरी छूट है। आपको केवल पंजीकरण करना है तो पंजीकरण करने में क्या आपत्ति आ रही है इनको? जी। लेकिन मैडम जिस तरह से अब लगातार ये भी देखा जा रहा है कि दिल्ली में चुनाव होने हैं और ऐसे में लगातार पुष्कर सिंह धामी ताबड़तोड़ जनसभाएं करते हुए नजर आ रही हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी केंद्र की ओर से उनको दी जा रही है। किस रूप में आप इसको देख भी रहे हैं और क्या मान रहे हैं, क्या उत्तराखंड
का जो लेवल है उसको बढ़ाने की कोशिश है आप लोगों की? देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए उत्तराखंड देवभूमि के वासी पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अगर आप कहीं भी चले जाएंगे किसी भी देश में चले जाएंगे कोने में तो वहाँ आपको उत्तराखंड का कोई ना कोई व्यक्ति मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में भ्रमण चलता रहता है और वो अपनी यहाँ की संस्कृति देव संस्कृति को निरंतर प्रचारित प्रसारित करने का प्रयास करते हैं। अभी चाहे आप इन्वेस्टर समिट हो चाहे G20 का सम्मेलन हो अनेकों सम्मेलन जो है उत्तराखंड देवभूमि में हो रहे हैं और बहुत सारे जो बाहर का जो चाहे उसमें मैं कहूँ श्रद्धालु कहूँ पर्यटक कहूँ वो उत्तराखंड देवभूमि में आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार जिस प्रकार से दौरे कर रहे हैं और जिस प्रकार से चुनाव में जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं जब वो जा रहे हैं तो ये बहुत खुशी की बात है और इससे मुझे लगता है हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से सिरमौर है हमारा उत्तराखंड देवभूमि। हाल फिलहाल में मैम बजट भी पेश हुआ है देश का और ऐसे में कहा गया है कि 12 लाख की जो आय है अब उस पर टैक्स नहीं लगेगा। किस रूप में आप उसको देखते हैं और मिडिल क्लास फैमिली के लिए वो कितना बड़ा निर्णय आप लोग मानते हैं? देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए हमारे तो मिडिल क्लास जो है बहुत इसमें उन्होंने कई बार से उनका ये था कि भाई हमको इनकम टैक्स में रिबेट मिलनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा मैं आभार व्यक्त करूंगी माननीय जो हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं कि उन्होंने इस विषय में मिडिल क्लास के बारे में सोचा और इसमें हमको इनकम टैक्स में रिबेट दी। तो ये बहुत बड़ी पहल है। साथ में क्योंकि देखिए अन्य योजनाएं जो महिलाओं को लेकर जो बनाई हैं तो उससे बहुत ही चहुमुखी विकास तो हो ही रहा है उत्तराखंड का। पर्यटन को लेकर जो अपार संभावना है जो 150 करोड़ का बजट जो अतिरिक्त जो हमारा इजाफा हुआ है यहाँ पर के लिए तो पर्यटन को लेकर हेली सेवाओं को लेकर दूरस्थ क्षेत्र में जहाँ पर सड़कें नहीं पहुँच पाती कई बार तो वहाँ पे हेली सेवाओं के माध्यम से भी जोड़ा जाएगा। तो कनेक्टिविटी का विस्तार जो होगा हेली सेवाओं के द्वारा ये एक बहुत बड़ा पर्यटन को लेकर बढ़ावा होने वाला है। जी मैडम, जिस तरह से अब ये भी देखा जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार ने भी सुझाव मांगे हैं क्योंकि 9 फरवरी तक ये सुझाव मांगे गए हैं कि बजट कैसा होना चाहिए, किस तरह का बजट होना चाहिए। ऐसे में क्या लगता है महिलाओं के लिए क्या कुछ खास होना चाहिए? बिकॉज आप भी एक महिला हैं तो क्या चाहती हैं कि किस तरह का बजट इस बार का उत्तराखंड का भी होना चाहिए? देखिए उत्तराखंड जो है महिलाओं के पर ही आधारित मुझे लगता है सारी जितनी विभिन्न योजनाएं जो बनाई जाती हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा मैंने लगातार देखा है कि वो महिलाओं को फोकस करके ही उन्होंने योजनाएं बनाई हैं। कई आपने देखा होगा 30% का क्षैतिज आरक्षण तो जो हमारे उसमें दिया ही है। आप देखेंगे राजकीय सेवाओं में हर प्रकार से उसमें महिलाएं तो आ ही रही हैं। साथ में बहुत सारी जितनी हमारी आंगनवाड़ी जो कार्य करती हैं वो सब उसी में ही है, इसी में काम करती हैं। दूरस्थ क्षेत्र की अगर दूरस्थ क्षेत्र में अगर हम क्वादा झंगोरा मंडवा या स्वयं सहायता समूह तो उन समूहों को भी लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो बनाई जा रही हैं वहाँ स्थानीय परिवेश को देखकर वहाँ के क्षेत्र को देखकर तो इस प्रकार से जो सुझाव भी मांगे जा रहे हैं तो उन सुझावों को सम्मिलित करके मुझे लगता है ये बजट जो है ये महिलाओं के लिए ही महिलाओं पर आधारित ही बनने वाला है ये बजट भी। संस्कृति राज्य मंत्री हैं आप, संस्कृति में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, किस तरह के कार्य चल रहे हैं अभी विभाग में और क्या कुछ अभी नया प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग? देखिए आज तो सर्वप्रथम तो बसंत पंचमी का दिन है और मैं बहुत सभी लोगों को इसमें शुभकामनाएं देती हूँ। और बसंत का उत्सव जिस प्रकार से हमारे यहाँ पूरी हरियाली छा जाती है, बसंत के फूल खिल जाते हैं, तो उसी के तरह हम लोग भी संस्कृति साहित्य कला परिषद के उसमें हम लोग जगह जगह जितनी भी हमारी सांस्कृतिक दल हैं, सांस्कृतिक टीमें हैं वो स्थान स्थान पर जा रही हैं और गाँव-गाँव में हमारे यहाँ जो मनाया जाता है क्योंकि बनाया भी जाता है, हम लोग बहुत सारे पकवान ऐसे बनाते हैं जो पहाड़ी व्यंजन है वो जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक दिया श्री अन्न योजना के तहत उसको भी उन्होंने एक नाम दिया है। तो ये हम लोग इसको मना रहे हैं। संस्कृति साहित्य कला परिषद के माध्यम से जितनी भी हमारी जितनी सांस्कृतिक विरासत है उसको संजोने का हम काम कर रहे हैं। साथ में हमारी जो बोली भाषा है जो विलुप्त की कगार पे थी उसके लिए हमारी कार्यशालाएँ चल रही हैं। हमारे जितने भी वाद्य यंत्र हैं, हमारी जो पहनावा है उसको लेकर भी हमारी कार्यशालाएँ और हम उस पर भी काम कर रहे हैं। ऐपण को आपने देखा होगा इस बार जो प्रथम जो वहाँ पे रखा गया जो झांकी में और उसको सराहा गया तो उत्तराखंड की झांकी में, तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि पूरे विश्व में आज देखा जा रहा है, पूरे भारत में पूरा देखा जा रहा है कि यहाँ की जो संस्कृति है उसी को लेकर मेन अभी लोगों का अट्रैक्शन जो है वो पूरा उत्तराखंड देवभूमि बन गया हर तरह से। धन्यवाद मैम। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए मधु भट्ट जी हमारे साथ थी जो कि तमाम विषयों पर राज्य के हमसे बातचीत कर रही थी। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।
इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।